नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और इस बार की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक एनालिसिस भी है और एक खबर भी है। जी हां, मुंबई में और महाराष्ट्र में 5वें चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोकसभा इलेक्शन का पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन 5वें चरण के मतदान के बाद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है। और वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद नुकसान किसे होते दिख रहा है? सबसे बड़ी बात कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो नुकसान किसे है? उस पार्टी को जो महाराष्ट्र में 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उस पार्टी को जो 400 पार का नारा लगा रही थी, या उन पार्टीज को जो अलायंस बना करके बीजेपी एनडीए गठबंधन के सामने खड़े हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, तमाम विश्लेषकों की बातें हमने सुनी, तमाम सीनियर जर्नलिस्टों से हमने बात की, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं उनसे हमारी बात हो रही है। और जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है वो तो हम खुद करते ही हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि 4 पीएम पर आपको हम बता दें कि ये जो कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो बीजेपी को होते दिखाई दे रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र सभी को पता है कि देश में दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यूपी के बाद महाराष्ट्र। और दिल्ली की सत्ता में बैठने के लिए हर राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। और ऐसे में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो बहुत अहम साबित होता है। साल 2014 और 2019 में भी बीजेपी जब जीत करके दिल्ली में जब सत्ता सेंटर में बैठी थी, उसमें भी महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन उस समय उसके साथ शिवसेना थी जो दो धड़ों में बटी नहीं थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी और बीजेपी, दोनों ने साथ में मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 दोनों में जो है झंडा बुलंद किया था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, पार्टियां बदली हुई हैं। दो शिवसेना, दो एनसीपी और बटी हुई पार्टी के साथ जो है बीजेपी अलायंस बना करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी। और पूरी तरीके से जो है हवा बनाया गया था कि इस बार 48 में से 40 के ऊपर सीटें बीजेपी जीत करके ला रही है। जी हाँ, और तमाम रैलियां हुई, तमाम रैलियों में बातें हुई। लेकिन जब वोटिंग करने के लिए महाराष्ट्र का वोटर जब जमीन पर उतरा तो उदासीन दिखा और वोटिंग परसेंटेज उम्मीद से बहुत कम हुई। नतीजा ये रहा कि फेज 1 में जब 19 अप्रैल को पहली बार वोटिंग हुई थी, पहले फेज की वोटिंग हुई थी, तो उम्मीद के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई। 50% के आसपास वोटिंग परसेंटेज समिट कर रह गया। दूसरा और तीसरे फेज में भी वही हुआ। चौथे चरण में उम्मीद लगाई गई कि तमाम कैंपेन किए गए थे, रैलियां हुई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 20 बार महाराष्ट्र आ चुके थे रैली कर रहे तब तक। तो उम्मीद लगाया गया कि इस बार जो है कम बहुत रैलियां हुई हैं, लोगों के बीच बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन चौथे चरण के बाद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। पांचवें चरण में बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर जो है वो डाला कि वोटिंग करें। तमाम बड़े बड़े नेता दिग्गज खड़े थे मुंबई के 6 सीटों पे, कई कई सीटों पे तो वीवीआईपी लीडर खड़े हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज 52% ओवरऑल जो पांचवें चरण का था उससे ऊपर नहीं जा पाया। ज्यादातर सीटों पर 44 से 48% के बीच वही मतदान सिमट के रह गया। क्यों? कई सारे फैक्टर बताए गए, कई सारे फैक्टर गिनाए गए, गर्मी है, ये है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि महाराष्ट्र का वोटर उदासीन इसलिए है क्योंकि उसे महाराष्ट्र की राजनीति में इंटरेस्ट कम हो गया है। जी हाँ, ये जो खिचड़ी बनाई गई है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, इसकी वजह से भी कई वोटर्स हैं जो उदासीन हो गए, जिनको की वोटिंग जो है करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या राजनीति में उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं आ रही जिस तरीके से पहले आया करती थी। अब ऐसा क्यों हुआ? इस बात को ग्राउंड लेवल पर समझिए। अगर किसी वोटर को कोई नेता पसंद है तो वो किसी ऐसी पार्टी से जा जुड़ा है जो वो पार्टी पसंद नहीं करता, या किसी वोटर को कोई पार्टी पसंद है तो उस पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिस कैंडिडेट को वो पसंद नहीं करता। क्लियर 2019 से पहले और 19 तक जो है एक पार्टी होती थी, उसके कैंडिडेट हुआ करते थे जो खड़े होते थे। क्लियर वोटर्स को समझ में आता था कि हाँ इन्हें वोट डालना, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये किस पार्टी से हैं, इनकी किस पार्टी से अलायंस है। लेकिन 2022 के बाद जो खिचड़ी बनी है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो पार्टियों को लेकर के जो समीकरण बदले हैं, इस ये नेता उस पार्टी में, ये नेता उस पार्टी में, वोटर्स के बीच में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो नाम किसी नेता का लेकर के ये बता दे कि ये कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। जो हार्डकोर राजनीति फॉलो करते हैं उनको अंदाजा है, लेकिन जो कॉमन वोटर है उसके अंदर बहुत कम अवेयरनेस इस चीज को। और ये सारी जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी राजनीति में थोड़ा कम हुआ। वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह ये भी एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि जिस तरीके से घालमेल किया, जिस तरह से खिचड़ी बना दी,
2022 में सत्ता जो है वो बनाने के लिए, और तमाम पार्टियां तोड़ दी गई, नेता इधर उधर हुए। ये बहुत बड़ा फैक्टर जो है एक तरीके से काम कर रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। बीजेपी को नुकसान कैसे पहुंच रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस बार के महाराष्ट्र की राजनीति में, चाहे वो मुंबई में भी देखा जाए, तो इस बार जो है वो पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वोटर्स या जो मराठा वोटर्स हैं, इनके अंदर जो है इस बार जो लगातार वोट करते आए हैं एक पार्टी को, जैसे अगर हम उद्धव ठाकरे की बात कर लें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसको एक वर्ग है, उनके कुछ इलाके हैं जहां पर उनके वोटर्स हैं जो उन्हें वोट करते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी ग्राउंड लेवल पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मैक्सिमम टाइम यही मिला कि जो उनके वोटर्स है वो उन्हें ही वोट डालेंगे, चाहे भले वो शिवसेना तो इस समय बढ़ गई है। ये उद्धव ठाकरे को रियल शिवसेना मानता है, ये पब्लिक का अपना अपना एक ओपिनियन है जो अपने चश्मे से वो देख रहे हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से बटा है वोटर, कि अगर मराठा समुदाय के लोग उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स जो है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे को वोट डालेंगे। पिछड़ा वर्ग जो है उस अगर वो चाह रहा है कि शरद पवार या दूसरी पार्टी के साथ जाए, तो ये वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद अगर इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो ये जो है क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा पहुंचाएगा, ना कि नेशनल पार्टी को। और क्षेत्रीय पार्टियां महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हैं ग्राउंड लेवल पे, और बिना क्षेत्रीय पार्टियों के कोई भी नेशनल पार्टी महाराष्ट्र में डायरेक्ट आकर के और चुनाव जीत करके नहीं जा सकती है। 2024 2014 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, बीजेपी को भी सेंटर में जो है अपनी सरकार बनाने के लिए शिवसेना का सपोर्ट उसने लगाई था, उनकी अलायंस पार्टी थी। इस बार भी उनके शिवसेना और एनसीपी है, लेकिन इस बार टूटी हुई शिवसेना और एनसीपी है उनके साथ में, और दो हिस्सों में जो है वो चुनाव लड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में नुकसान तो बीजेपी का ही देखा जा रहा है कि कम वोटिंग की परसेंटेज की वजह से उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि 40 का आंकड़ा पार कर रहे थे वो, जब जुबानी बातें चल रही थी कि 40 से ऊपर लाएंगे, और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। और वोटिंग परसेंटेज कम में भी वो वोटर्स जो है, जो पॉकेट्स हैं जहां पर वोटिंग हुई है, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, कहीं मुस्लिम वोटर ज्यादा है। इस तरीके से जो है अगर इनको देखा जाए तो 40 का आंकड़ा इस बार बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा है, और 18 से 20 सीटों का सीधा नुकसान तो उद्धव ठाकरे डायरेक्ट जो है वो बीजेपी को सामने सामने दे रहे हैं। अगर हम बात कर लें अब कि बीजेपी को और क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है नरेंद्र मोदी के बदले हुए जो स्टेटमेंट्स है। जब वो महाराष्ट्र में आए थे तो हर रैली के साथ में अलग अलग बातें कह के चले गए। पहली बार जब आए, जब तीसरे फेज के मतदान के आसपास वो जब आए थे, तो उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने पार्टी में जुड़ने का न्योता दिया था। उसके बाद तुरंत उन्होंने भी बयान देते हुए इन्हीं को असली नकली शिवसेना और नकली एनसीपी बोल दिया, जिसके बाद जो वोटर्स हैं यहाँ पर उनके बीच में भी ये काफी खबर फैली थी, और काफी सारे जो नेता वो नाराज भी हुए थे। अब ये प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी को खुद सूट नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट वो बदल बदल के जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है महाराष्ट्र में, जो 20 से 25 रैलियां उन्होंने की हैं, इतनी रैलियां कभी की नहीं थी उन्होंने। बीजेपी को भी अंदाजा है कि आखिर महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रधानमंत्री को इतने रैली करनी पड़ी, इतने दौरे करने पड़े। और इसके बाद जो है इतने सारे स्टेटमेंट जो बदल बदल के उन्होंने दिए हैं, वो खुद जो है जनता के पास पहुंच रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ये किस किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ऊपर से जो जेपी नड्डा है, उन्होंने भी एक बयान दे दिया है कि अब बीजेपी खुद सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बयान दिया है, आपने भी वो पढ़ा होगा। अब मुंबई में आरएसएस जो है उसका भी जो है एक कहते ग्राउंड लेवल पे एक उनका भी अपना एक अहम हिस्सा है, और उनके कहने पे लोग जो है वोट डालते भी हैं। और ऐसे में अब इस तरीके के बयान आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आरएसएस जो है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम जो है मुंबई में करता रहता है, और उनके कहने पर लोग वोट भी डालने जाते हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा अगर ये कहते हैं कि बीजेपी खुद सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ये किस दशा दिशा तय करेगा आगे का, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है, और इस बार अहम भूमिका निभाती हुई बीजेपी के लिए नजर नहीं आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2014 की बात करें या 19 की बात कर लें, दोनों में बीजेपी ने जब सरकार सेंटर में बनाई थी तो महाराष्ट्र उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है महाराष्ट्र का था। लेकिन इस बार 2024 में महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, और ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे आप विश्लेषण देख लीजिए, चाहे ग्राउंड लेवल की कोई रिपोर्ट आप देख लीजिए, बहुत सारे सोशल मीडिया पड़ी हुई है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बहुत सारे विश्लेषक जो हैं राजनीति के जानकार हैं, उनकी बातें आप सुन लीजिए, या फिर ग्राउंड लेवल पर उतर करके जो अगर कभी समय मिले, जो महाराष्ट्र मुंबई के लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर के लोगों से बात करते, एक मोटा मोटा अंदाजा जो है वो तो लग ही जाता है। एक कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में रास्ता इतना आसान नहीं है, और इस बार जो है बीजेपी का खेल वो बिगड़ सकता है। दिल्ली के सत्ता तक पहुंचने के लिए जो महाराष्ट्र से योगदान चाहिए उसमें
बीजेपी के लिए गड़बड़ हो सकती है। और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मुसीबत है वो है कम वोटिंग परसेंटेज, जो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।